नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम सरोज स्मृति डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में आपने सरोज स्मृति के कुछ जो महत्वपूर्ण पद थे वो पढ़ लिए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इस कविता के जो बचे हुए पार्ट हैं उनको भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अपनी भावनाओं के रूप में इस शोक गीत के अंदर निराला जी ने क्या व्यक्त किया है। उससे पहले क्लास शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगी निराला पर पूरी एक क्लास हुई है। छायावाद के अंदर एप्लीकेशन में देखिएगा, जो छायावाद है उसके अंदर आप निराला को ढूंढेंगे तो आराम से मिल जाएंगे। उनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये भी पढ़िएगा। लेकिन चूंकि इन्होंने लिखा है तो जरूरी है कि आप इनके बारे में भी जानें। पूरा साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय सब कुछ वहां पर दिया हुआ है। कल हमने 8 श्लोक देख लिए थे और उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल आपने देख लिया था कैसे अभावों के बारे में, अपनी पुत्री को परवरिश नहीं दे पाए अच्छी, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारा अपना दिल खोलकर यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। ये सारी चीजें आप देख चुके हैं, कैसे उन्होंने सब कुछ यहाँ पर वर्णन किया है। उनकी पत्नी का जब निधन हो जाता है उसके बाद पत्नी के साथ मतलब माँ बेटी का संबंध भी इन्होंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे माँ का मुख चुंबित करके एक नया जीवन जैसा मिल जाता था माँ को, वो आनंद प्राप्त होता था, वो सब आपने देख लिया। इसके अलावा इन्होंने ये भी जिक्र किया है यहाँ पर कि माँ के निधन के बाद जब 1.25 साल की थी तो उनका निधन हो गया और नानी के यहाँ जाकर इनको रहना पड़ा, नानी की गोद में। वहां पर भाई के द्वारा इनको मार भी खानी पड़ी और फिर भाई मारने के बाद उसको पछतावा होता है तो पुचकारता है, गंगा के किनारे उसको घुमाने ले जाता है। तो सारी चीजें आप देख चुके हैं। गीतिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए, कुछ इन्होंने अपनी जो विवशता है, विवशता कहने का मतलब ये है कि रचनाएं तो लिखते थे लेकिन जो संपादक गण हुआ करते थे इनकी रचनाओं को वापस कर दिया करते थे। तो यही कुछ चीजें इन्होंने इस पंक्ति में व्यक्त की है। मुझे लगता है ये आपकी जो है आज की पंक्ति है, एक बार बताइए कि क्या यहीं से हमें पढ़ना है। तब भी मैं इसी तरह समझती, बिल्कुल 8वें नंबर का जो हमारा पद था, 8वें नंबर की जो पंक्ति है वहीं से हमें कंटिन्यू करना है। पिछले उसमें आपने देखा कि कैसे इन्होंने वर्णन किया था कि हिंदी की जो सेवा में लगे हुए हैं, माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं, ये बहुत अपने आप को धन्य समझते हैं, एक तरह से उपहार समझते हैं, हिंदी के द्वारा दिया गया इनका उपहार जो कि एक रत्न से भी बढ़कर है। इन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है और सारी विषमताओं को देखते हुए, इनके जीवन के अभावों का वर्णन करते हुए भी ये बहुत ज्यादा दुखी इस बात से है। आप इस पंक्ति में देखेंगे कि कैसे संपादक और जो प्रकाशक हुआ करते थे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानना चाहूंगी कि ये जो टारगेट किया जा रहा है, अगर किसी का नाम आप यहाँ पर निकाल पाए कि किसको टारगेट कर रहे हैं। शायद आपने कई बार पढ़ा है, प्रश्न भी कई बार सॉल्व किए हैं। संपादक प्रकाशक के प्रति एक कह सकते हैं आक्रोश तो क्या ही कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये शब्द ही गुस्सा एक नजर आता है जो यहाँ पर दिखाते हुए मिल जाते हैं। ठीक है गीतिका जी, बिल्कुल यहाँ पर भी ठंड पड़ रही है। अरे मैं भूल जाती हूँ पुष्पांजलि जी, मैं मतलब क्लास शुरू होने के बाद मैं सेटिंग कर नहीं सकती और क्योंकि क्लासेस पहले से शेड्यूल हो चुकी हैं तो फिर थोड़ा सा चैट का रह जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं तब भी मैं इसी तरह समस्त, कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति में, एक पंक्ति दो में उत्तर, लौटी लेकर रचना उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुनगुन कर, संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। तो ये आपकी 8वीं पंक्ति है। यहाँ पर इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है, अपनी जो रचनाएं हैं संपादक के पास भेज रहे हैं, संपादक महोदय उसको वापस कर दे रहे हैं। आप जानते हैं कितनी ज्यादा आलोचना, हाँ अच्छा आंसर किया आपने, सुचिता जी ने लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और समझ गए आप तो किसके बारे में बात हो रही है। तो तब भी मैं इसी तरह समझता, हालांकि
रचनाएं इनकी निकल आई थी, तब भी जैसे आज इसी तरह का मतलब क्या यहाँ पर है, जैसे आज कर रहे हैं तब भी वैसे ही समस्त कवि जीवन में, मतलब अपने पूरे कवि जीवन में, इसको पूरा मैं लिखूंगी नहीं, आप समझते चलेंगे, पूरे अपने कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त लिखता अबाध गति मुक्त छंद। बिना मतलब में, व्यर्थ मतलब कि बिना अर्थ के ही मैं व्यस्त रहता था अपने इस कवि संपूर्ण जीवन में, कवि जीवन में किस में व्यर्थ रहता था, लेखन कार्य में व्यर्थ रहता था, और लिखता अबाध गति मुक्त छंद। बिना रुके, अबाध का मतलब क्या होता है, बिना किसी बाधा के, बिना रुके मैं तीव्र गति से या बिना रुके हुए, जब अबाध गति कहते हैं तो आप गति का मतलब क्या है, आप चलने की स्थिति में हैं, तो बिना रुके मुक्त छंद में लिखता रहता था। उस समय की बात बता रहे हैं, आज के संदर्भ में लिंक करते हुए। जिस तरह मैं आज लिखता हूँ, उस समय में भी अपने संपूर्ण कवि जीवन में व्यर्थ ही लिखा करता था। व्यर्थ इसलिए कहा है क्योंकि कोई इनकी रचनाओं को सम्मान नहीं देता था। आगे ये इस चीज का वर्णन करते हैं, देखिएगा। पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर। यहाँ पर संपादक गण की इन्होंने बात की है, रचनाएं लिखते थे, पढ़ने के लिए भेजा करते थे, लेकिन देखिए निर आनंद दो शब्दों से मिलकर बना है, निर और आनंद के साथ। तो यहाँ पर कह सकते हैं जिसके अंदर कोई आनंद ना हो, यानी आप उसको कह सकते हैं कैसा व्यक्ति होगा, उदासीन होगा। तो कहते हैं पर संपादक गण निरानंद, संपादक महोदय जो होते थे वो उदासीन होकर वापस कर देते पढ़ सत्वर। मेरी रचनाओं को पढ़कर वापस कर दिया करते थे। दो एक पंक्ति में, दो एक पंक्ति दो में उत्तर, मतलब कहते हैं दे एक पंक्ति, एक या दो पंक्ति में उत्तर देकर, एक या मतलब डिटेल में भी नहीं बताते थे कि भाई क्यों नहीं छापा इसको, तो कहते हैं दे एक पंक्ति दो में उत्तर, एक या दो पंक्ति में उत्तर देकर लौटी रचना लेकर उदास। कहते हैं मेरी रचना जो है लौट आती थी और मैं उस रचना को लेकर उदास बैठा हुआ, ताकता हुआ मैं दिशाकाश, अपनी उस लौटी रचना को लेकर बहुत ही उदासी के साथ दिशाकाश, आकाश की दिशा में, मतलब आकाश की तरफ मैं देखता रहता था। आप सोचिए, जो व्यक्ति अपना कर्म समझकर, मतलब उनके लिए लेखन एक काम था और उस काम को बड़े मन से, बड़े आनंद से किया करते थे, लेकिन जो संपादक गण है वो उदासीन होकर, मतलब बिना किसी कारण के, आप कह सकते हैं एक दो पंक्ति में उत्तर देने का मतलब क्या है कि आपने सीधे लिखा होगा कि भाई आपकी कविता छपने योग्य नहीं है। जैसे आप जानते हैं अश्लीलता का भी आरोप लगाया गया था कि इनकी कविता बड़ी अश्लील है। सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुक्त छंद में है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे बहुत कम ऐसी जगह पर है जहां पर आपको तुकबंदी दिख रही होगी। ये सत्वर उत्तर में चलो दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी पंक्तियां आपको मिलेंगी जहां पर आपको तुकबंदी नजर नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि रुकना कहाँ है। तुकबंदी हमें ये दिखाती है कि कविता जब हम पढ़ रहे हैं तो रुकते यहाँ हैं, और उस समय तुकबंदी मुझे लगता है कविता के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन था। इन्होंने खुद लिखा है कि मुक्त छंद में रचना करता था और जो संपादक गण होते थे उसको वापस कर दिया करते थे। हाँ, जूही की कली को वापस किया था, बिल्कुल सुचिता जी। तो कह रहे हैं कि जो संपादक गण थे ये वापस कर दिया करते थे इनकी रचना को, और ये उदास उस रचना को लेकर, लौटी हुई रचना को लेकर देर तक बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर। कह रहे हैं ताकता हुआ दिशाकाश, दिशा की तरफ, कौन सी दिशा है, आकाश की तरफ देखते हुए, प्रांतर मतलब आंगन में, दीर्घ प्रहर देर तक बैठा रहता था, व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण यथाभ्यास। कहते हैं कि मैं गुनगुन कर का मतलब क्या है, गुनगुना कर। कह रहे हैं कि गुनगुना कर, गुनगुनाना मतलब कि भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन में कोई है और फिर भी मन में कुछ प्रसन्नता खोजने की कोशिश कर रहा है, तो व्यतीत करता था। मतलब ये आप देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, जो तुकबंदी की बात कर रहे हैं, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था, है ना। यहाँ तक मुझे लगता है ये पूरी लाइन का मतलब समझ आ रहा है, लेकिन आपको कहीं पर भी ये था के साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और गुनगुन कर संपादक के गुण, आप देखो गुनगुन कर संपादक के गुण, आपको यहाँ तक मीनिंग मिलेगी। मतलब कहीं पर भी मीनिंग वाला तो एक तरह से जो होना चाहिए तुकबंदी वो नहीं निकल के आ रही है। गुनगुन कर संपादक के गुण मतलब गुनगुना कर संपादकों के
गुण गाया करता था यथाभ्यास, जैसे मुझे अभ्यास हो चुका था। मतलब पहले भी इनके साथ ऐसा हुआ है। यथा मतलब जैसा, अभ्यास तो जैसा मुझे अभ्यास हो चुका था, या आप कह सकते हैं जैसी मेरी आदत बन गई थी। आदत क्या बन गई थी कि भाई इनकी रचनाएं वापस आती थी, संपादक महोदय भेज देते थे, उसके बाद अपनी रचनाओं को लेकर घंटों आकाश की तरफ बैठना है, देखना है, और उसके बाद मन में कुछ गुनगुना कर या अपने मन को तसल्ली देते हुए ये एक्सेप्ट कर लेना है कि शायद मेरी रचनाओं में कमी है। और किसका गुणगान करते हैं? संपादक महोदय। गुणगान करने का मतलब आप कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ बुरे बुरे शब्द भी निकलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है इन्होंने। गुण का गान करते थे यथाभ्यास, जैसा ये हमेशा करते थे। पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। कहते हैं अपने पास, अब वहां पर जहां बैठे हुए हैं उनके पास घास है। आप जानते हैं जब आप अकेले बैठे हो, उदास हो, तो अगर आप किसी समुद्र, तालाब, गाँव में तो तालाब ही होता है, तालाब के किनारे बैठे हैं, तालाब के आसपास बहुत सारी गोटियां होती है, उसको उठा उठा के आप उसके अंदर फेंक रहे हैं, तो ये कहते हैं कि बड़ा फ्रस्ट्रेशन जो है निकल रहा है, या आपके हाथ में कुछ है, आप उसको नोचने की कोशिश करते हैं। तो वही फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पास इनके घास है, और उस फ्रस्ट्रेशन में, हालांकि दिखाया नहीं इन्होंने, उस घास को नोचते हैं और बार बार नोच नोच के उसको फेंकते हैं। अज्ञात फेंकता मतलब अज्ञात बार, इधर उधर पता ही नहीं कितनी बार घास नोच नोच के फेंके जा रहे हैं। और ये जो घास है, कहते हैं भाव की चढ़ी पूजा उन पर। ये जो घास फेंक रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो भावनाएं हैं उन संपादकों के प्रति, ये उनकी ऊपर भेंट चढ़ाई जा रही, उनकी पूजा की जा रही। कहने का मतलब है कि जो इनके मन में संपादकों के प्रति एक आक्रोश है, वो सब उसके जरिए निकल रहा है। कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो अपनी भावनाएं किसके माध्यम से? इस घास के माध्यम से उन पर चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। हाँ, शायद ही कोई रचनाकार हो जिसने इतनी तकलीफें सही है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन इन पर, इनकी जीवन, हम तो साहित्यिक परिचय लेते हैं, सामान्य परिचय लेते हैं, कभी इनकी जो वास्तविक स्थिति रही थी उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। एक सिलेबस का हिस्सा है आपका, मैथिली शरण गुप्त जी, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगी। जो सीबीएसई है उसकी तरफ से बहुत ही अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, वर्कशॉप, और मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर करूंगी। 2-4 दिन बाद है, तो डेट आप देख लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य में क्या स्थान है, मतलब बहुत अच्छा मेरे हिसाब से टॉपिक उन्होंने चूज किया है। तो यूट्यूब पर ही होगा वो सेशन, मैं आपको भेजूंगी, सीबीएसई की तरफ से है, आप उसको अटेंड करिएगा। मुझे लगता है वहां से आपको मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। याद है, यहाँ से हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। इस पंक्ति के अंदर इन्होंने क्या वर्णन किया, थोड़ा सा पढ़ के हम जानने की कोशिश करेंगे। याद है दिवस की प्रथम धूप, थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, खेलती हुई तू परी चपल, मैं दूर स्थित प्रवास में चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, देखने के लिए अपने मुख, था गया हुआ बैठा बाहर, आंगन में फाटक के भीतर, मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घ गाथ, दीर्घ गाथ मतलब लंबी गाथा, पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति आशंक। तो बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग कुंडलियों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। कुंडलियां कहने का मतलब कि किसी पंडे ने, किसी बाबा ने कह दिया कि आपके भाग्य में ये चीजें हैं, तो बड़े मतलब कुछ लोग तो इतना सीरियस हो जाते हैं कि अगर भाग्य में नौकरी लिखी है तो पढ़ाई करने का फायदा ही क्या है, नौकरी तो अपने आप मिल जाएगी। या किसी ने कह दिया कि आपका ना 2 विवाह लिखा हुआ है, तो मन में बड़े कुछ लोगों के लड्डू फूट जाते हैं, अच्छा 2 शादी होगी मेरी। ऐसे मुझे कुछ याद आ रहा है, यहाँ मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। जब मैं गाँव में थी, गाँव में हमारे यहाँ पंडा बाबा आया करते थे। पंडा बाबा आप जानते होंगे, बेसिकली जो हाथ देखते हैं। तो मुझे लगता है वो जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, या जैसा क्षेत्र होता है, उसके हिसाब से वो अपनी एक मनगढ़ंत कहानी मेरे हिसाब से बनाते हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ। वो जब भी हाथ देखते थे तो वो एक चीज जरूर बोलते थे कि 2 तल्ले का घर होगा, जब मतलब शादी, मतलब ये कभी नहीं बोला उन्होंने कि कोई नौकरी होगी, ये होगा, कुछ नहीं। 2 तल्ले का घर होगा, गाय भैंसे होंगी, दूध दही की नदियां बहेंगी, और 9 लखे हार पहने जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसी चीजें वो बोलते थे। और आज सोचते हैं तो लगता है कि मतलब शायद उस समय लगता था हाँ बाबा जी सही कह रहे हैं। जैसे आते थे सारे बच्चे उनको अपना हाथ दिखाने के लिए भागते थे, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्या था वो समझ नहीं आता, और हम भी ऐसे पागलपन में मतलब वो चीजें किया करते थे।
और वो शायद उनका एक तरह से रोजी रोटी कमाने का जरिया भी था, क्योंकि जब वो गाँव में आते थे तो उसके बदले उनको अनाज दिया जाता था। हालाँकि आते अब भी हैं गाँव में और गाँव के लोग विश्वास भी करते हैं, बट मेरा विश्वास जो है हट चुका है। हाँ, ये कह सकते हैं 2 तल्ले का मकान उनका जो है वो सही उन्होंने कहा था। लेकिन दूध, दही की नदियाँ और गाय-भैंसे ये सारा चीज़ तो फ़िलहाल नहीं है। बाकी हो सकता है फ्यूचर में कभी उनकी बात सही होती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आगे आएँगे अपने चैप्टर पर। कहते हैं कि याद है दिवस की प्रथम धूप। मुझे अच्छी तरह याद है दिन, दिवस क्या है? दिन की पहली धूप, मतलब सुबह-सुबह का समय है। प्रथम धूप का मतलब क्या है कि दिन की पहली धूप, यानी सुबह का समय है, सूरज की पहली धूप निकली हुई है और धूप तुझ पर पड़ रही है। स्वरूप मतलब बहुत ही सुंदर रूप। तुम्हारे सुंदर रूप पर किसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं? ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं सरोज को। और इसमें इन्होंने कहा क्या है? इनके भाग्य में लिखा है 2 विवाह। भाग्य में 2 विवाह लिखा है और कुंडली हाथ में लेकर बैठे हैं। किसी ने इनको विचार कर दे दिया है कि भाई 2 विवाह है। अब सोच रहे हैं कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है मैं उसको खंडित कर दूं, मतलब इसको झूठा साबित कर दूं, और करते भी हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो एक अंधविश्वास जैसा कुछ है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, और तोड़ते भी हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, सब अपने कर्मों का फल होता है। हालांकि कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि भाग्य भी कोई चीज होती है, लेकिन पूरी तरह से 100% अगर कहीं भाग्य ही सब कुछ है तो शायद वो गलत होगा। तो याद है दिवस की पहली धूप थी, मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है कि दिन का पहला जो है प्रभात की पहली धूप थी और तुम्हारे सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी। खेलती हुई तू परी चपल, तुम चंचल परी की तरह खेलती हुई बाहर आई। मैं दूर स्थित प्रवास में चल, मैं दूर स्थित मतलब बहुत दूर से, प्रवास मतलब परदेश से। पहले आप जानते हैं अगर एक व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर रहने लग जाए तो उसको भी लोग परदेसी कहा करते थे। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मैं परदेश से चल कर आया था। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। कहते हैं कि मैं परदेश से 2 साल के बाद चलकर आया था, उत्सुक देखने के लिए अपने मुख, बड़ी उत्सुकता के साथ तुम्हारे मुख को देखने के लिए, मतलब परदेश से 2 साल के बाद बहुत ही खुशी के साथ आया था तुम्हारा मुख देखने के लिए। था गया हुआ बैठा बाहर, मतलब देखने के लिए गए थे मुख और बैठा बाहर, बाहर बैठे हुए हैं। कहते हैं कि मैं बाहर बैठा था आंगन में फाटक के भीतर, मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घगाथ। कहाँ बैठे हैं? आंगन के फाटक पर। आंगन में अंदर फाटक पर, अंदर आंगन अंदर ही होता है तो अंदर ये फाटक पर यानी गेट पर, द्वार पर बैठे हुए हैं। और द्वार पर आप जानते हैं जब ये आपका द्वार होता है तो यहाँ पर एक ऐसा मोढ़ा बनाया जाता था पहले गाँव में, ऊंचा सा, जिसको आप चौखटी कहते हैं। तो उसी मोढ़े को कह सकते हैं आप चौखट, है ना। तो आंगन की चौखट पर अपने हाथों में कुंडली लेकर बैठा हुआ था, जिसमें मेरे जीवन की दीर्घ गाथ मतलब लंबी कहानी लिखी हुई थी। तो कह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने आया था और तुम कहाँ थी? खेलती हुई एक परी के समान बड़ी ही चंचल तरीके से बाहर आई। मैं बहुत दूर से चलकर यानी परदेश से आया हुआ था 2 साल के बाद और तुम्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। बाहर बैठा, थोड़ी देर बैठा था मैं बाहर, उसके बाद अंदर जाकर आंगन के फाटक पर बैठा, चौखट पर बैठा और अपने हाथ में मैंने कुंडली ले रखी थी अपनी, जिस कुंडली के अंदर मेरी जीवन की लंबी गाथा थी। ठीक है। हाँ, प्रतीक के रूप में कहा होगा दूध दही की नदियां बहेगी, लेकिन उनका जो बोलना था वो वास्तविक था। सुचित्रा जी कह रही हैं हो सकता है प्रतीक के रूप में कुछ आप यहाँ ये भी ले सकते हैं। दूध दही की नदियां बहने का मतलब है कि आप जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। अगर हम इसको रिलेट करके देखें तो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन जो उस समय उनकी जो एक उनका एक सेंस था कहने का ना, वो अलग ही था। चलिए अब देखो कुंडली में क्या लिखा है? पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति असंक। पढ़े लिखे हुए, उसमें मैंने पढ़ा कि 2 विवाह लिखे हुए हैं मेरे, मेरे भाग्य में 2 विवाह लिखे हुए हैं। और इसको पढ़कर मैं हंसा, भाई हंसी आ गई इनको कि अच्छा मेरे भाग्य में 2 विवाह। आगे देखेंगे इस बात का भी वर्णन करते हैं कि नाना करते हुए कहीं ना कहीं इनका मन बड़ा लालायित हो गया था। एक सुंदर सा रिश्ता आता है, सुंदर सी स्त्री का, मतलब लड़की का, और उसके आंखों की जो
एक सुंदरता है उसको सोच कर ही इनका मन कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाता है। लेकिन बाद में अपनी पुत्री का मुख देखते हैं तो फिर उसके जो इनका एक भ्रम था ये टूट जाता है। तो मैंने पढ़ा 2 विवाह लिखा हुआ था, मैं हंसा, मन में बड़ी चाह खंडित करने को भाग्य। मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई, चाह मतलब क्या है कि मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई कि मैं इसको खंडित कर दूं। मेरे भाग्य अंक मतलब मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है उसको मैं झूठा कर दूं। खंडित करने का मतलब क्या है कि उसको मैं झूठा साबित कर दूं। देखा भविष्य के प्रति असंक, अपने भविष्य के प्रति मैंने किसी संशय से, बिना किसी शंका के साथ मैंने अपने भविष्य की ओर देखा। मतलब अब कोई संदेह नहीं है कि भाई दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनकी एक पंक्ति थी। अगर कई बार जो झारखंड की मैं विद्यार्थियों को जहां तक देख रही हूँ, उनका एक पेपर डिटेल भी होता है जिसमें आपको लिखना होता है। तो भावार्थ के साथ थोड़ा सा आप पहले प्रसंग लिख सकते हैं। प्रसंग जैसे कि प्रस्तुत पंक्ति निराला जी की सरोज स्मृति से ली गई है, जिसमें उन्होंने अपने भाग्य में 2 विवाह होने का वर्णन किया है और उस अंधविश्वास को तोड़ने का भी वर्णन किया। मतलब कैसे उन चीजों को वो हटाते हैं। तो आप सारी चीजें इसके अंदर क्या है वो मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे जीवन। थोड़ा सा बता रहे हैं कि कैसे इनके परिवार वाले इनको पहले भी इस चीज के लिए मना चुके थे कि भाई दूसरा विवाह करना है। मतलब जो भाग्य में लिखा था वो कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा था। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो। मुक्त छंद नजर आ रहा होगा आपको, जीवन सुखमय होगा, यहाँ तक आ रही है आपकी एक जो मीनिंगफुल लाइन होगी वो यहाँ तक पहुंच रही है। तो सस्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो, आए ऐसे अनेक परिणय पर विदा किया मैंने सविनय। सबको जो अड़े प्रार्थना भर नयनों में पाने को उत्तर, अनुकूल उन्हें जब कहा निडर, मैं हूं मंगली मुड़े सुनकर। अब यहाँ पर देखिएगा कि कैसे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 विवाह नहीं करना है, उसको खंडित करना है। क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस पर चलते हैं। यहाँ पर भाव क्या है कि उनके जो परिवार वाले हैं वो चाहते हैं कि ये दूसरा विवाह कर लें और रिश्ते भी इनके लिए आ रहे हैं। तो उन रिश्तों का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि कैसे लोग आते हैं और मेरे उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। इससे पहले आत्मीय स्वजन, आत्मीय मतलब आत्मीय मतलब बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं अपने हो, स्वजन मतलब भी अपने लोग होते हैं। अब बहुत ज्यादा गहरे अपने लोग हों, वहां से आप इसको रिलेट करिएगा, जो बहुत ज्यादा आपका हित चाहते हैं। इससे पहले आत्मीय स्वजन, इससे पहले भी जो अपने लोग थे, सस्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा। बहुत ही स्नेह के साथ, सस्नेह मतलब बहुत स्नेह के साथ कह चुके थे कि विवाह कर लो, जीवन सुखमय होगा। भाई अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आप जानते हैं जब ये घटना का वर्णन हो रहा है ये मात्र 26 साल के हैं। तो 26 साल में ही विधुर हो जाना तो किसी भी परिवार वाले को शायद अच्छा नहीं लगेगा। इनके भी परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही स्नेह के साथ पहले भी कह चुके हैं कि तुम्हारा जीवन बहुत सुखी होगा, विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। एक ऐसी लड़की देख कर विवाह कर लो जो पढ़ी लिखी भी हो और देखने में सुंदर हो। भाई सब कुछ रहेगा, संपन्न होगी, पढ़ी लिखी होगी तो समझदार भी होगी, सुंदर होगी, कोई टेंशन नहीं है, आराम से तुम्हारा जीवन कट जाएगा। आए ऐसे अनेक परिणय, परिणय मतलब होता है विवाह, ऐसे अनेक विवाह संबंध पे आए पर विदा किया मैंने सविनय, मैंने उन्हें बहुत ही विनय के साथ, सविनय मतलब विनय के साथ विदा कर दिया। विनय के साथ मतलब यहाँ कोई ये मेल पर्सन नहीं है, विनय मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ मैंने उनको विदा कर दिया। किनको, जो विवाह का संदेश लाए थे, मतलब रिश्ता लेकर आए थे। पर विदा किया मैंने सभी ने, सबको बहुत ही विनय के साथ विदा कर दिया। जो अड़े प्रार्थना भर नयनों में, बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो अड़ जाते थे। अड़ जाने का मतलब क्या है कि भाई देखो लड़का तो अच्छा है, किसी तरह से बात बन जाए घूम फिर के, तो सीधे सीधे होते हैं कि भाई मना कर दिया, विवाह नहीं करना है, अपने घर चले गए। कुछ लोग होते हैं ना अड़ियल प्रवृत्ति के होते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग अड़ जाते थे अपनी आंखों में प्रार्थना भरकर, मतलब नेत्रों में कहीं ना कहीं उम्मीद भरकर कि मुझे कोई उत्तर, अनुकूल उत्तर मिलेगा, पाने को उत्तर अनुकूल, मतलब अनुकूल कहने का मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कि भाई अब विवाह करने के लिए तैयार हैं। उन्हें जब कहा निडर, मैं हूं मंगली मुड़े सुनकर। अब जो लोग बैठे होते थे इंतजार में कि भाई विवाह हो जाएगा, कुछ अच्छा उत्तर मिलेगा, किसी न किसी तरह से लगे रहो, तो ऐसे लोगों को वो क्या कहते थे, बिना डरे
बता देते थे कि भाई मैं मंगली हूं, मतलब मांगलिक हूं। मांगलिक एक नक्षत्र होता है जिसमें किसी का जन्म होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी कुंडली में दोष आ जाता है। और ऐसे भी मान्यता है कि अगर कोई मांगलिक है तो उसके साथ किसी मांगलिक का ही विवाह होता है। मतलब ये बहुत कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जो मांगलिक होते हैं, तो जोड़े मिलाने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो कहते जब मैं ये बता देता सबको कि मैं मांगलिक हूँ तो वो लोग ये सुनकर मुड़ जाते थे, मतलब वापस हो जाते थे। ठीक है। मांगलिक बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं देखकर। लेकिन जब लोग देखते हैं कि तो मांगलिक है लड़की या लड़का, किसी में भी दोष हो सकता है कुंडली में, तो बहुत सारे रिश्ते इसकी वजह से भी टूट जाते हैं। ठीक है। अब क्या इनका विवाह होगा नहीं, कोई मांगलिक मिलेगा नहीं? बिल्कुल मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। कहते हैं इस बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी हतोत्साह, होने को न था पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण। देखो मैंने कहा था ना आकर्षण आएगा, मतलब ये भी आकर्षित होंगे। भाई उम्र ही क्या है, आकर्षण स्वाभाविक है। तो आया मन में भर आकर्षण, उस नैनों का, इस नैनों का जो रिश्ता आया हुआ है। सासू ने कहा वे बड़े भले जन हैं भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह, बोले मुझसे 26 ही तो, वर की है उम्र ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। तो क्या रिश्ता आया हुआ है, यहाँ पर भाव ये है कि रिश्ता आया हुआ है। कुछ ऐसे रिश्तेदार आ गए हैं रिश्ता लेकर जो अब अड़ चुके हैं कि कुछ भी हो जाए शादी तो करवा के मानेंगे। और कन्विंस किसको कर रहे हैं? इनकी सासू माँ को। सासू माँ से इनका रिलेशन भी अच्छा है, तो वो भी कहीं ना कहीं सोच रही होंगी एक बेटी है, अभी जवान दामाद है, तो पूरी जिंदगी कैसे कटेगी, उसका दुख इनको है। माँ तो माँ ही होती है, चाहे अपनी हो चाहे पत्नी की हो, है ना। इस बार एक आया विवाह, कह रहे हैं अब इस बार एक ऐसा विवाह आया जो किसी तरह भी हत उत्साह, मतलब हतोत्साहित नहीं होना चाहता था, पीछे नहीं हटना चाहता था, होने को ना था। क्या ना होने को था? हतोत्साहित ना होने को था। मतलब इस बार एक ऐसा विवाह आया जो किसी भी प्रकार पीछे हटने को तैयार नहीं था। मतलब वही अड़ियल प्रवृत्ति वाला विवाह आ गया। बड़ी अड़चन, अब बड़ी अड़चन पड़ गई कि कैसे इनको टरकाया जाए। आया मन में भर आकर्षण उन नैनों का, मैंने उन नैनों को देखा, मतलब लड़की की तस्वीर देखी तो उसके प्रति मेरे मन में भी क्या भर आया? आकर्षण भर आया। मतलब अब थोड़ा सा माइंड जो है डाइवर्ट हो रहा है। तो कहते हैं कि नैनों का आकर्षण मेरे अंदर छाने लगा। सासू ने कहा, मेरी सासू माँ ने कहा कि वे बड़े भले जन है भैया, जो रिश्ता आया है बेटा वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। अब अच्छे लोगों का रिश्ता आ जाए तो छोड़ना अच्छी बात तो है नहीं, है ना। तो कहते हैं वे बड़े भले जन है भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह, लड़की भी क्या है 10वीं पास है। बहुत अच्छे लोग हैं भैया बेटा, लड़की भी 10वीं पास है। बोली मुझसे, मुझसे वो कहने लगी कि 26 ही तो है, 26 ही तो वर की है उम्र, मतलब तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुई है, 26 साल के ही तो हो। ध्यान रखेंगे जब उनकी पत्नी का निधन हुआ था तो ये 25-26 के बीच रहे होंगे, और ये 25-24 साल के आई थिंक रहे होंगे। 2 साल के बाद वापस आ रहे हैं, 24 से 25, 25 से 26। मतलब पत्नी का निधन कब हुआ था? इनके 24 साल की आयु में हो गया था, और 26 साल की उम्र में दूसरे विवाह की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ये वर की ठीक उम्र है, मतलब वर की सही उम्र है। तो तुम एक काम करो, विवाह कर लो, क्योंकि अच्छा रिश्ता है। लड़की भी 10वीं पढ़ी हुई है, और लड़की की उम्र क्या है? 18 साल की है। लड़का 26 का है, लड़की 18 साल की है। तो कह रहे सब कुछ बहुत अच्छा है, आराम से विवाह कर लो। क्या करेंगे देखते हैं आकर्षण कहाँ तक जाता है। कहते हैं फिर हाथ जोड़ने लगे, कहा वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा है सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वज्जन, है बड़े नाम उनके शिक्षित, लड़की भी रूपवती समुचित, आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें वर सुखी रहें। तो कहते हैं कि हाथ जोड़कर कहने लगे कि वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा।
हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि वे विवाह नहीं करें, मतलब ये कहीं ना कहीं अभी भी इस असमंजस में है कि करे ना करें। तो कहते वे नहीं कर रहे, ब्याह ब्याह करने के लिए मना कर रहे हैं। अब सामने से किसी को मना करोगे तो बहुत ही पोलाइटली आपको मना करना पड़ेगा। पहले अगर आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और लड़की वाले सोच रहे हैं कि हाँ भाई विवाह तो हो ही जाएगा, लेकिन बाद में आप मना कर रहे हैं, तो उसको मना करने का भी तरीका होता है। तो कहते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से हाथ जोड़कर कहा कि वे विवाह नहीं करे। वे कौन? निराला जी हैं, सुधरे हुए बड़े सज्जन, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कवि हैं, अच्छे विद्वानों के बीच रहते हैं, अच्छे विद्वान हैं। उनका नाम भी बहुत बड़ा है, शिक्षित है, लड़की भी रूप। अच्छा, कैसे मना करें? यहाँ पर जो मना करने का रीजन देखिएगा, जब इन्होंने मना किया तो कहीं ना कहीं इनके साथ लड़की को कंपेयर करते हुए दिखाया जा रहा है कि अगर वे सुधरे हुए हैं, मतलब बहुत ही मतलब उनका जो नेचर है बहुत अच्छा है, या बहुत ही सज्जन है, अच्छे कवि हैं, अच्छे विद्वान हैं, बड़े नाम वाले हैं, तो लड़की भी तो शिक्षित है, लड़की शिक्षित है, रूपवती है। भाई लड़की में भी हमारी कोई कमी नहीं है। सासू माँ ने कहा हाथ जोड़कर कि भैया वो विवाह नहीं कर रहे हैं। लड़की वाले क्या कह रहे हैं कि अगर वो अच्छे कवि हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा उनका उठना बैठना है, तो मेरी लड़की भी कोई कम नहीं है, शिक्षित है, रूपवती है। समुचित आपको यही होगा कि कहीं हर तरह उन्हें वर सुखी रहे। उचित होगा मतलब यही अच्छा होगा कि आप उन्हें समझाएं। उनकी सासू माँ को कहा जा रहा है कि अच्छा यही होगा कि आप उनको समझाएं और कहें कि हर तरह उन्हें वर सुखी रहे। अगर इनसे विवाह कर लेते हैं तो हर तरीके से ये दोनों सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। वर मतलब क्या होता है यहाँ पर? विवाह के बाद पति पत्नी सुखी रहेंगे। गीतिका जी, अगर ये क्लास, मुझे ऐसा लग रहा है आज इसे मैं टुकड़े नहीं करना चाह रही हूँ। मैं अभी रियलिटी बताऊं तो इस सरोज स्मृति के आज मैं टुकड़े नहीं करना चाह रही हूँ, और इसके अंदर टोटल 18 या 19 पंक्तियां हैं। कोशिश यही है कि सारी पंक्तियां खत्म हो जाए। अगर टाइम पर खत्म हो जाती हैं तो फिर क्लास शेड्यूल करूंगी मैं, अदरवाइज मैं इसी को आज कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्योंकि ये टुकड़ों टुकड़ों में जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है और बच्चों का टाइम भी बहुत ज्यादा जा रहा है। चलिए, अच्छा ये तो लड़की वाले कह के चले गए सासू माँ से कि भाई उनको समझाओ, कैसे भी करके समझाओ। अब सासू माँ क्या कहती हैं कि आएंगे कल, कल वो फिर आएंगे। कौन? रिश्ते वाले। दृष्टि थी शिथिल, आई पुतली तू खिल खिल खिल, हंसती मैं हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। कहते हैं कि सासू माँ ने कहा कि वो कल फिर आएंगे, माँ को इतना समझा दिया तो कल फिर आने का वादा करके गए हैं। ये सुनकर मेरी दृष्टि जो है शिथिल पड़ गई, मतलब दृष्टि के आगे कहीं ना कहीं एक विवशता दिखने लगी कि अब मैं क्या ही उत्तर दूं, मतलब हर तरीके से तो समझा लिया, क्या उत्तर दूं। लेकिन आई पुतली तू खिलखिल, पुतली मतलब आंखों के सामने, तो खिलखिलाती हुई आई और खिलखिलाकर कैसे हंस रही है, मतलब हंसती हुई। कौन आई? सरोज। कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, मैं सोच ही रहा था, मेरी दृष्टि शिथिल पड़ गई थी कि इतने में मेरी आंखों के सामने तो खिलखिलाकर हंसती हुई आई। मैं हुआ पुनः चेतन, मैं वापस से अपनी चेतनता में वापस आ गया। चेतनता कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं सावधान हो गया, जो खोया हुआ था अपने ख्यालों में, चेतनता मुझ में वापस आ गई। सोचता हुआ विवाह बंधन, मैंने सोचा कि ये जो विवाह है, ये विवाह क्या है? विवाह एक बंधन है, तो बंधन में भाई बंधना नहीं है। तो इनकी चेतनता टूटती है। किसको देखकर? सरोज की खिलखिलाती हुई हंसी सुनकर, अपनी आंखों के सामने उनको देखकर इनकी चेतनता वापस आती है और सोचते हैं कि विवाह तो क्या है? एक बंधन है। अब देखो, जो आकर्षण था इनके मन में उन आंखों के प्रति, वो आकर्षण यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। कुंडली दिखा बोला एले, आई तू दिया कहा खेल। कुंडली दिखा बोला एलो, आई तू दिया कहा खेलो। कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, सासू जी रहस्य स्मित सुवेश। आई करने को बातचीत, जो कल होने वाली अजीत। संकेत किया मैंने अखिन्न, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न। देखने लगी वे विस्मय भर, तू बैठी संचित टुकड़ों पर। तो इन्होंने बहुत अच्छा कहा है। इनको खंडित भी करना था भाग्य का लिखा हुआ, तो अपनी पुत्री के माध्यम से इस चीज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब इनकी जो कुंडली है जिसके अंदर 2 विवाह लिखे हुए हैं, वो सब क्या कर दिया है? फाड़ बाड़ दिया है बेटी ने, और इन्होंने जानबूझकर उसको दिया।
कहते हैं जब मुझे लगा, एहसास हुआ कि विवाह क्या है, बंधन है, तो कुंडली दिखा बोला ये लो, तुम्हें मैंने कुंडली दिखाई। तुम्हें किसको? सरोज को। कहते हैं मैंने सरोज को कुंडली दिखाकर कहा कि ये लो। इससे मतलब कुंडली से, कुंडली क्या है? एक तरह से कह सकते हैं कागजों का टुकड़ा रहा होगा, तो उसको दे दिया, बोला खेलो। कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, स्नान करके मेरी सासू माँ, उन्मुक्त मतलब खुले केश के साथ, खुले बालों के साथ आई। सासू माँ स्नान करके खुले बालों के साथ आई। और रहस्य स्मित सुवेश, सुवेश मतलब एक अच्छा वेश आप कह सकते हैं। रहस्य स्मित, उनके वेश पर यानी उनके चेहरे पर एक क्या था? रहस्यमयी मुस्कान थी। रहस्यमयी मुस्कान, रहस्यमयी मुस्कान कहने का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसको मैं रिलेट करूँ तो जीत की मुस्कान, इसकी मुस्कान है। आप जानते हैं अगर आप कहीं पर किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस करते हैं, सामने वाला मान जाता है, तो कहीं ना कहीं चेहरे पर एक स्माइल होती है। तो वही स्माइल सासू माँ के चेहरे पर दिखाई दे रही है, जिसको इन्होंने रहस्यमयी कहा है। मतलब अच्छे वेश में, बाल खुले हुए हैं, खुशी से नहा के आई हैं और चेहरे पर एक रहस्यमय स्माइल है। आई करने को बातचीत, अब बातचीत करने आई है क्योंकि कल वो लोग वापस से आने वाले हैं। जो कल होने वाली अजीत मतलब जो कल होने वाली है बातचीत, उसके बारे में वो क्या करने आई है? बात करने आई है। अजीत का मतलब यहाँ से आप लेंगे अटल, मतलब जो कभी ना टले, मतलब ऐसी बात करने आई हैं क्योंकि उनको पता है अब जो कल होने वाला है उसको टाला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसका वर्णन किया है। संकेत किया मैंने अखिन्न, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न। कहते हैं मैंने जैसे ही वो मुस्कुराती हुई आई, मैंने संकेत कर दिया भाई उसी तरफ, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न, जहां पर कुंडली छिन्न भिन्न यानी टुकड़े टुकड़े पड़ी हुई है। अखिन्न मतलब हर्ष के साथ, हर्ष के साथ। अखिन्न, खिन्न मतलब क्या होता है? खिन्न मतलब होता है कि आप बड़े गुस्से में है, दुखी है, क्रोधित है। आ लगा दिया, नकारात्मक जोड़ लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा हर्ष के साथ या खुशी के साथ। मैंने बहुत ही खुशी के साथ संकेत करके उस ओर इशारा किया जहां कुंडली फटी हुई पड़ी है, फटी हुई पड़ी है। देखने लगी वे विस्मय भर, बहुत ही आश्चर्य के साथ उस तरफ उन्होंने देखा। तू बैठी संचित टुकड़ों पर, उस फटे हुए टुकड़ों पर तू बैठी हुई थी। संचित कहने का मतलब यहाँ पर कि सारे टुकड़े जो है वो इकट्ठे करके तो उसके ऊपर बैठी हुई है। संचित मतलब क्या है कि टुकड़े इकट्ठे करके तो उसके ऊपर। ये तो कौन है? सरोज। तो आप सोच रहे हैं कितना, कहीं कहीं आप इसमें करुण रस तो देख ही रहे हैं, इसके अंदर आप वात्सल्य रस देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं बीच बीच में आपको हास्य रस भी देखने को मिलेगा। हालांकि मुख्य रस नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे हास्य रस भी इसके अंदर आएगा, है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वो छिन्न भिन्न कर दिया और कैसे वो बहुत ही आश्चर्य के साथ जो पहले रहस्यमयी मुस्कान लेकर आई थी, कमरे में एंटर हुई थी कि भैया जाते ही अभी कुछ उनको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगी लड़की वालों के बारे में, लेकिन जब देखती हैं तो कुंडली क्या हो गई है? छिन्न भिन्न हो गई है, मतलब बेटी ने फाड़ दी है। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुघर, आई लावण्य भार धर धर, कांपा कोमलता पर सस्वर, ज्योमाल कौसनो वीणा पर, नैश स्वप्न ज्यो तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांपी भर निज आलोक भार, कांपा वन कांपा दिग प्रसार, परिचय परिचय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी द्रुम कलि किसलय दल, क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, जीव भोगावती उठी अपार। तो इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर वर्णन किया है। उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टल मल करता नील नील, पर बधा देह के दिव्य बांध, छलकता दिगों से साध साध साध, है ना। चलो इस पंक्ति में देखते हैं कि इन्होंने क्या कहने का। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, मतलब चरण कहने का मतलब है कि समय धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने सरोज की सुंदरता का वर्णन किया है। सुंदरता का वर्णन कहने का मतलब है कि अब ये जवान हो चुकी है, यौवन अवस्था में पहुंच चुकी है, तो यौवन और सुंदरता का वर्णन किया है। क्योंकि समय
समय जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता, समय बढ़ रहा है और जो छोटी सी बच्ची है 2 साल की, सवा साल की, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि आप जानते हैं बचपन से लेकर इनके निधन तक की कहानी इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो अब कहाँ पे आ गए हैं कि धीरे धीरे बढ़ चला चरण, समय जो है, समय का चरण धीरे धीरे आगे बढ़ गया। बाल्य की केलियों का प्रांगण, केलियों का मतलब यहाँ पर क्या है कि बचपन की जो खेल थे, बचपन के जो खेल थे उससे आगे थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब कह सकते हैं कि बचपन के खेल से निकलकर प्रांगण कर, मतलब बचपन के खेल का आंगन, प्रांगण मतलब क्या होता है, आंगन तुमने पार कर लिया। और कुंज तारुण्य सुघर आई, तारुण्य का मतलब क्या है, तरुणता, मतलब जवानी, यौवन आप कह सकते हैं। कि कुंज मतलब क्या होता है, कुंज मतलब होता है एक तरह से जैसे आप एक अच्छा बगीचा, उसको आप कहते हैं ना कुंज। तो उन्होंने कुछ इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। यौन रूपी कुंज आप कह सकते हैं, यौन रूपी बगीचा। यहाँ पर ध्यान रखिए रूपक अलंकार है, तो कहते हैं कि यौवन रूपी बगीचा। अब समय आगे बढ़ गया, समय का चरण आगे बढ़ गया। जो बचपन की खेल थे, बचपन के खेल थे, उसके आंगन को पार करके तुम यौन रूपी, यौन रूपी कुंज में प्रवेश कर गई। प्रवेश कर गई मतलब एंटर कर गई, है ना, अंदर चली गई हो। मतलब आप कह सकते हैं कि युवावस्था आ चुकी है। युवा नहीं कहेंगे, तरुण अवस्था कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे इसको, ठीक है। तो कांपा कोमलता पर सस्वर ज्यूमाल कोस नवबीणा पर, थोड़ा सा इन्होंने बहुत ही अपने बेटी की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। मालकोश होता है एक प्रकार का मधुर राग, राग के संदर्भ में आप देखते हैं, है ना। जैसे वीणा पर मालकोस राग अच्छा लगता है, मतलब एक सुरीला राग होता है मालकोस। तो कह रहे हैं जिस प्रकार वीणा पर मालकोस राग जो है वो सुशोभित होता है, वैसे ही तुम्हारी जो कोमलता है। अब जानते हैं जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये सौंदर्य भी उनका निखरने लगता है। लावण्य भार थर थर कांपा, मतलब कि सुंदरता तुम्हारी उसी तरह से कांपने का मतलब क्या है, उसी तरह से कंपन कर रही, निखर रही है, जैसे ये राग, कोई नया राग, मालकोस का नया राग किसी ने वीणा पर छोड़ दिया हो। नैश का मतलब यहाँ पर रात्रि से है। नए से स्वप्न ज्यों तू मंद मंद फूटी उषा जागरण छंद, जैसे रात्रि के बाद उषा निकलती है, मतलब रात्रि के बाद धीरे धीरे सवेरा होता है, वैसे ही जागरण छंद मतलब होता है यहाँ पर जागृत कर देने वाला छंद, ठीक है, जागृत कर देना, सबको जागृत, जैसे कोई छंद सबको जागृत कर देता है, वैसे ही कांपी भर निज आलोक भार, अपने आलोक में सारा भार समेट कर, या अपनी रोशनी में कह सकते। आलोक का मतलब क्या होता है, उजाला या रोशनी के संदर्भ में आप इसको देखते हैं। तो कहते हैं कि सारा भार समेट कर कांपा वन कांपा दिग प्रसार, संपूर्ण वन, दिग, दिग मतलब कह सकते हैं जो समय है ना, दिशाओं का जो विस्तार है, प्रसार विस्तार से आप इसको लेंगे। और दिख क्या है, दिशाएं, तो कहते हैं दिशाओं का जो एक प्रसार है वो भी कांपने लगा। देखिएगा इनकी पुत्री अब जवान हो रही है, उसकी सुंदरता का इन्होंने वर्णन किस किस तरह से किया है। जैसे रात्रि के बाद जो है धीरे धीरे उषा आती है, जागरण छंद दिखाई देता है, उसी तरह से संपूर्ण वन में कंपन होता है, दिशाएं जो हैं वो जो प्रसारित दिशाएं हैं वो भी कांप जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है कि इनकी जो सुंदरता है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से, नहीं भाई दूसरी शादी नहीं हुई निराला जी की। तो इन्होंने कहा है कि जैसे मालकोश पे नव वीणा, मतलब नई वीणा पर ये राग निकलता है, वैसे ही स्वप्न के बाद तो धीरे धीरे उषा की तरह जागृत होने लगी। तो बहुत ही यहाँ पर वर्णन अच्छा किया है। कहने का मतलब है कि नव युवती बन चुकी हो अब तुम, ठीक है। परिचय परिचय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी द्रुम कली किसले दल, संपूर्ण जितना भी परिचय दिया जाए, परिचय कहने का मतलब यहाँ पर आप ये ले सकते हैं कि जितनी भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि नभ
पृथ्वी, द्रुम, यहाँ पर पेड़, द्रुम का मतलब पेड़ है, कलियां, किसले, सब क्या कर रही हैं, तुम्हारा परिचय दे रही हैं। सकल मतलब संपूर्ण परिचय इन्हीं के माध्यम से मिल रहा है। जिस तरह से ये सब खिल रहे हैं वैसे ही इनका भी परिचय मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, ज्यों भोगावती उठी अपार। उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, और जल टलमल करता नील नील। तेरी दृष्टि ऐसी थी मानो गहराई से आने वाली जलधारा सिंची हुई है। क्या दृष्टि मतलब क्या दृष्टि थी, तुम्हारी दृष्टि ऐसी थी जैसे अतल से, अतल मतलब क्या होता है, धरती के नीचे से सिक्त कर देने वाली, मतलब सींच देने वाली, गीला कर देने वाली धारा निकल के आती है। वैसे ही तुम्हारी आंखों में सारे भाव जो है वो छलक रहे थे। ज्यों भोगावती उठी अपार, कहते हैं ऐसा लगता है कि पाताल लोग जो है वो चलने आए, स्वयं चलकर आ गई है। जो भोगावती है, यहाँ से एक सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका मतलब क्या है, ध्यान रखेंगे। भोग एक शब्द आपने सुना होगा, पाताल लोक की नगरी के संदर्भ में कहा गया है ये, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे पाताल लोक की नगरी स्वयं चल के आ गई। पाताल कहाँ होता है, धरती के नीचे। तो पाताल लोक की नगरी स्वयं ऊर्ध्व मतलब ऊपर उठकर चली आ रही है। किसके रूप में, जल के रूप में, मतलब सलिल जल के रूप में। जल टलमल करता नील नील, हर तरफ जल जो है, टलमल कहने का मतलब यहाँ पर है कि लहरा रहा है, सब कुछ नीला नीला कर दिया है। पर बधा देही के दिव्य बांध, ये शरीर, ये सब वर्णन जो है इनके सौंदर्य के संदर्भ में है, ध्यान रखेंगे। मतलब इन्होंने इस तरह का सौंदर्य प्राप्त कर लिया है, ठीक है। पर बधा देह दिव्य बांध, तुम्हारे इस दिव्य शरीर में, जैसे तुम्हारे दिव्य शरीर, शरीर को यहाँ पर बांध के रूप में दिखाया गया है, ध्यान रखेंगे। जिस तरह से तुम्हारा दिव्य शरीर है, वो जो नीचे से जल आ रहा है, मतलब कि कहाँ से आ रहा है, अतल से आ रहा है, नीचे धरती के अंदर से आ रहा है, पाताल लोक की नगरी से आ रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर रूपी दिव्य बांध में बंध गया है, छलकता दृगों से साथ साथ, और वो तुम्हारी आंखों से छलकता है। मतलब पूरा शरीर ही इन्होंने बांध बना दिया, और वो जल निकलने का माध्यम क्या है, उनकी आंखें हैं। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर। ऐसा स्वर निकला, कंठ मतलब क्या होता है, गले से आवाज निकली जैसे माँ की पूरी व्यंजना। यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्होंने माँ को ही संबल बना दिया है, बिल्कुल उनकी माँ की तरह। इनका जो कंठ है वो मीठा है, माँ की तरह ही मधुर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी माँ के साथ इनको रिलेट करके दिखाया है। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजन भर। तुम्हारे मुख से जब वाणी निकली तो वो कहीं न कहीं माँ की तरह मधुर थी। जैसे तुम्हारी माँ की वाणी मधुर है, वैसे ही तुम्हारी भी वाणी मधुर थी। हर पिता कंठ की दृप्त धार, थोड़ा सा इस कविता को देखते हैं। यहाँ से शुरू होगा, फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर। हर पिता कंठ की दृप्त धार, उत्कलित रागिनी की बहार। बन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी, मेरे स्वर की रागिनी वल्ही। साकार हुई दृष्टि में सुघर, समझा मैं क्या संस्कार प्रखर। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं आप, इन्होंने अपनी पुत्री के कंठ की तारीफ की है। मतलब अच्छा गाने वाली पुत्री है, जो इनकी पुत्री है उसकी आवाज आप कह सकते हैं कि बहुत ही मधुर है, मीठी है। तो कहते हैं कि फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, कैसा प्यारा स्वर तुम्हारे गले से फूटा, जैसे तुम्हारी माँ का स्वर था। मतलब माँ के साथ इनको रिलेट किया है। हर पिता कंठ की तृप्त धार, पिता के कंठ यानी कि पिता के गले की जो, पिता के गले की जो अभिव्यक्ति है वो निकलने लगी तुम्हारे कंठ से। एक तरह से कह सकते हैं जो इनकी कविताएं थी या पढ़ने का जो एक माध्यम था वो यहाँ पर दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। उत्कलित रागिनी की बहार, ऐसा लगता था जैसे रागिनियों की बहार हो गई हो। बन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी, हे पुत्री तुम जन्म से ही गायिका थी, मतलब शुरू से ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया, कह सकते हैं आवाज बहुत अच्छी थी। तो हे पुत्री तुम्हारी जो आवाज है वो शुरू से ही बहुत अच्छी थी, यानी कि तुम जन्म से ही गायिका थी, मेरे स्वर की रागनी वल्ली। जो मेरे स्वर हैं तुम उसकी रागिनी थी। साकार हुई दृष्टि में सुघर, समझा मैं क्या संस्कार प्रहर। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया हुआ है कि तुम्हारी जो भाव भंगिमाएं हैं वो किस तरह से बचपन से ही, कुछ हमें जो विशेषताएं होती हैं आप जानते हैं वो बचपन से ही मिल जाते हैं। तो इसी तरह से बिना शिक्षा के ही संगीत
गाना गुनगुनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इसका इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि कैसे कोकिल के समान वो बचपन से ही गाती थी और उनकी वाणी बहुत ही मधुर थी। उपमा अलंकार का प्रयोग किया है इन्होंने यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।